वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेम रिएक्शंस की स्टार्टिंग कर दी थी है ना, और नेम रिएक्शंस में हमने बेसिक्स बातें सीखे थे कि नेम रिएक्शंस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं, और हम अपने सबसे पहले टाइप की ओर मूव कर रहे थे जिसका नाम क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस। तो छोटा सा रिवीजन और रिकैप कर लेते हैं ताकि कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग सेकेंड लेक्चर्स में। तो देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या कहा कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड अगर मैं नेम रिएक्शंस की बात करूं तो वहां पे कहानी होती है एक इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म की, यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड खुद एक इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म होता है, लेकिन एक कार्बोनिल कंपाउंड को उसके दो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इनॉल होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, इनोलेट आयंस, और ये इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म। तो इनके दो नेम रिएक्शंस बन जाते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म पे डिपेंड करते हैं और जो कुछ नेम रिएक्शंस इसके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। फिर एक पॉइंट आया कि इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म जो होते हैं वो जनरली आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिसमें कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम वो अपने कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें अगर इनॉल की ज़रूरत पड़े तो वो रेडीमेड नहीं मिलता। इस वजह से हमारा पहला पॉइंट बन गया था फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, और कभी कभी इनॉल फॉर्मेशंस के रास्ते में हमें इनोलेट आयन भी मिलते हैं। तो इनॉल और इनोलेट फॉर्मेशंस के लिए हमने दो रिएक्शंस पढ़े, जिसका नाम एसिड के प्रेजेंस में था और एक बेस के प्रेजेंस में था, है ना। मैकेनिज्म पता थी एसिड के प्रेजेंस में इनॉल कैसे बनाए जाते हैं, पर हमने ज्यादा फोकस किस पे किया, बेसिक कंडीशंस में। तो हमने कहा कि बेस अगर हम डालेंगे तो उसके जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो थोड़े एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बेस इस पे अटैक मार सकता है और इसे इनोलेट में कन्वर्ट कर सकता है। और फिर ये बेस पे डिपेंड करता है कि वो वापस प्रोटॉन देगा कि नहीं देगा। अगर वापस प्रोटॉन देगा तो इनॉल बन जाएंगे और वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, सेल्फ कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी। और अगर वो बेस प्रोटॉन नहीं देता है तो कंप्लीट इनोलेट आयन के फॉर्म में ही वो रह जाएगा। फिर हमने सबसे पहले अपने कार्बोनिल कंपाउंड को पकड़ा था एल्डिहाइड और कीटोन, और हमने एक पॉइंट और देखा था कि जो बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है तो उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगर कीटो फॉर्म पे अटैक मारे तो अगर वो X या R को लीव करा देता है तब तो वो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, या फिर वो अगर आ करके केवल ऐड होके रह जाता है तब भी वो हमारे लिए सही नहीं है। वो कब सही है, जब वो अटैक करे और वही लीव कर जाए, वैसे बेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो हमने कहा था कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो और अगर उनमें कुछ बेसिस डाले जाएं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड, ऑर्गेनोलिथियम, एलडीए बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, तो वहां पे क्या हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होता, और मैंने आपको बताया था यही लीव कर जाएगा, और अगर यही लीव करेगा तो इनोलेट बना देंगे, और यही अगर इनोलेट बनाता है तो पर ये पार्शियल बनाता है क्योंकि यहां से वाटर मॉलिक्यूल पे ये दोबारा से अटैक मार सकते हैं, है ना। पर सोडियम हाइड्राइड जो था वो क्या बनाता था, ओनली दिस, ये कभी नहीं बनाता था, ये और ये दोनों बना सकते थे। तो इसको हम लोग कंप्लीट इनोलेट बोलते थे, और इनको क्या बोला जाता था बेटा, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशंस। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो। ऑर्गेनोलिथियम इनके लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, क्यों, क्योंकि अटैक मार के इसको बर्बाद कर देते थे, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर मैंने एलडीए की बात करी, और एलडीए क्या था, एक लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड था, एन कंटेनिंग बेस था, जो कि एक हिंडर्ड बेस था जो इस पे अटैक नहीं कर सकता, और वो एच पे अटैक करता था और इनोलेट बनाता था, वो भी 100%। तो लास्ट लेक्चर्स की शायद कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोनों की स्टोरी पढ़ ली थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ पॉइंट और बचे हैं। बहुत सारे कार्बोनिल अभी बचे हुए हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डिस्कस क्या कर लेते हैं, एस्टरो के इनोलेट फॉर्मेशंस के बारे में। यानी देखो इधर, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एस्टर, ठीक है। हम अब अपने एस्टर मोइटी पे आ जाते हैं, तो ढंग से देखना इसको। मान लीजिए मैंने एक एस्टर मॉलिक्यूल लिया है OR, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स लिए थे ना, अब मैं एस्टर को लेता हूं, और बेसिस दोबारा से इंटरव्यू के लाइन में लग चुके हैं और आने वाले हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हमने दूल्हा ढूंढ लिया है, अब दूल्हा ढूंढने की बात किसकी है, एस्टरों की। तो यहाँ भी कोई बेस आएगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन में इनोलेट बनेंगे। तो बेस मान लीजिए कोई आयनिक बेस है, अनायनिक बेस है, और वो इसको इनोलेट बनाना चाहता है, तो वही कंडीशंस होंगी। पहले उससे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक हो या नहीं हो। तो एस्टरो में क्या होता है ना बेटा, एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे इससे हम लोग लिविंग ग्रुप का नाम दे सकते हैं,
भले ही थोड़ा पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, पर इनको हम लिविंग ग्रुप का नाम दे सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा, एक बात ढंग से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो बेस आप देख रहे हो ना, ये अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन करेगा, और बॉन्ड जब ये ओपन करेगा ना, तो एक बात पे थोड़ा फोकस करने का कि यहाँ जो OR ग्रुप है और यहाँ पे B ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोनों में होता क्या था ना कि ये दोनों लीव करने के हालात में नहीं थे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन हुआ करते थे या कार्बन कार्बन हुआ करते थे। पर एस्टरो में होता क्या है कि ये अगर वापस आए तो ये लीव कर सकता है, और अगर ये लीव कर सकता है तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो O और यहाँ पे B और यहाँ पे OR माइनस। इसका मतलब यहाँ पे एस्टरो के जो OR ग्रुप हो सकते हैं ना, वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती हैं अगर बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर गया तो इसलिए हमें थोड़ा ना इन पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वो क्या है, तो काम करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। बस हमारा इंटरव्यू करने का कंडीशन एक ही है, पहला कि जब हमारा कोई बेस आए तो पहले पूछ लो उससे न्यूक्लियोफिलिक हो या नॉन न्यूक्लियोफिलिक। अगर वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है सेलेक्टेड, न्यूक्लियोफिलिक है तो मौका देंगे। अगर वो हमारे एस्टर पे कोई बदलाव नहीं करता होगा तो सेलेक्टेड हो जाएगा, अगर बदलाव करता होगा तो हटा देंगे उसको। तो काम करते हैं, ऑक्सी बेस लेके आते हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड आयन फोकस करेंगे बोर्ड पे, पहला बेस OH माइनस इज कमिंग। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, कौन सा बेस है जरा बताइए। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक बेस बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, इसका मतलब ये इस पे जरूर अटैक मारेगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखने का बेटा, यहाँ पे जैसे ये OH, सॉरी यहाँ पे अगर मैं कहूं तो इसका मतलब ये एस्टर से ही स्टार्ट करता हूं, इसको ढंग से भरे यार। यहां पे अगर मैं कहूं OR ग्रुप और यहां पे OH माइनस है, तो OH माइनस का काम क्या होगा जरा बताओ। पहले ये न्यूक्लियोफिलिक है, ओके फाइन, अटैक करेंगे, बॉन्ड ओपन होगा, और जैसे ही बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे ये O पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या रहेगा OR। समझ गए बात को। अब O माइनस जब वापस आए ना, तो देखो इन दोनों में लिविंग टेंडेंसी ऑल्दो OH की ज्यादा होगी, क्योंकि OR माइनस इज नॉट सो मच स्टेबलाइज, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये निकल नहीं सकता, है ना। थर्मली कंडीशन थोड़ा सा भी अगर कंडीशंस हीट की दी जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत हीट मौजूद रहते हैं रिएक्शंस में, जो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि एस्टरो में क्या होता है ना, ये अगर लीव कर गया तो इसका मतलब अगर ये लीव कर गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा बताओ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रह जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OR माइनस। इसका मतलब बेसिक कंडीशंस में यहाँ पे OR यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या कह सकते हैं, OH माइनस ने इसकी बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, तो ये हाइड्रोलिसिस की तरह काउंट हो जाता है। मतलब बेसिक कंडीशन में, क्योंकि वाटर मौजूद तो होंगे यहाँ पे, क्योंकि डिसॉल्व किस में होगा, वाटर में तो होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब एस्टरो को जब बेसिक कंडीशंस में हम डालते हैं तो वो जनरली एसिड में कन्वर्ट होते हैं। और एक बात ढंग से समझना, एसिड बनते ही ये बहुत प्रोटोन अपने आप को H, क्योंकि H एसिडिक होगा, यहाँ पे OH है, तो यहाँ जो OH माइनस और भी मौजूद होते हैं ना, वो क्या करते हैं देखना बेटा ढंग से, यहाँ पे ये इस H पे अटैक कर जाते हैं और इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, O माइनस में। और अगर ये O माइनस में कन्वर्ट हो गया तो एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटॉन के सोर्स OH माइनस के साथ कुछ कैटायंस तो जुड़े होंगे, इसका मतलब O माइनस होगा और O माइनस के साथ यहाँ पे Na प्लस जुड़ा हुआ मिलेगा, तो ये सॉल्ट बन गया ना। ओ माय गॉड, इसका मतलब एक एस्टर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में या KOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एसिड में। पर वो एसिड में रुकते नहीं हैं, वो एसिड में डिप्रोटोनेट हो जाते हैं और डिप्रोटोनेट होने के बाद वो एक सॉल्ट बना देते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिटेट्स बन जाएंगे। अगर ये कार्बोक्सिलिक एस्टर था तो मान लो ये एसिटिक एसिड बना और एसिटिक एसिड से ये एसिटेट बन गया, तो समझ जाइए कि वहां पे हमारे जो एस्टर्स होते हैं ना, वो बेसिक OH माइनस के प्रेजेंस में एसिड से अनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, और ये इरिवर्सिबल स्टेट्स होते हैं बेटा, ये वापस नहीं हो पाता। इसका मतलब एक एस्टर बेसिक कंडीशंस में NaOH के साथ तो भैया इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो बात खत्म हो गई ना। तो NaOH जो एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता था ना, वो NaOH कभी भी एस्टरों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है इनोनेट फॉर्मेशंस के लिए। रीजन एक ही है, क्योंकि वो एस्टर को हाइड्रोलाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा और वो अनायन में चले जाएंगे, इसलिए आप OH माइनस का इस्तेमाल इनके लिए तो नहीं कर सकते। पॉइंट दिमाग में रख लेना। तो NaOH जो कभी
एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए इनोलेट बनाता था, इसके लिए कभी इनोलेट फॉर्मेशंस में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये क्या कर देंगे, अगर NOH डाल दोगे एस्टर्स में तो अनायन में कन्वर्ट कर देना उसको, पहले एसिड बनाना फिर उसके सॉल्ट बना देना। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या आप एस्टरों के लिए NOH सेलेक्ट करोगे? बोल दीजिए बिल्कुल नहीं। अगर कोई बोलता है फोर्सफुली करो तो बोलना भैया एस्टर तो बचेगा नहीं, वो तो एक एसिड के रास्ते अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब OH माइनस इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ, बाहर निकालेंगे इसको। अब किसको लेके आएंगे? OR माइनस। तो एक बात देखो, ढंग से देखते चलना बेटा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ OR ग्रुप था और यहाँ पे मैंने अब किसको भेज दिया है? OR माइनस ग्रुप को। और OR माइनस ग्रुप में कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्यों ना हम एक काम करते हैं ना, इस OR ग्रुप को कोई नाम ही देके स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया है OET ग्रुप। क्या डाल दिया? एस्टर का एक इथाइल एस्टर ले लिया। स्पेसिफिक से स्टार्ट करता हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ OH माइनस को डालूं तो आप क्या बोलोगे? क्या इसको इनोलेट बनाओगे? नहीं बनाना बेटा। इसको क्या बना देना? एसिड। और एसिड के रास्ते इसी को क्या बना देना? O माइनस। लो मतलब ये अभी उदास है। तब OH माइनस की जगह अगर हम OET माइनस लेते हैं या फिर एक OMe माइनस लेते हैं, चलो OET की जगह पे कोई बोलता है सर OMe माइनस ले ले तो क्या होगा? ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो जैसे OMe माइनस लेंगे, अटैक किया, बॉन्ड ओपन होगा। न्यूक्लियोफिलिक होते हैं सारे के सारे। O माइनस यहाँ बेटा है OET और यहाँ इनकमिंग OMe है। अब यहाँ पे दो ओवरऑल ग्रुप लग गए हैं, इसका मतलब अगर ये बाहर निकले तो वेल एंड गुड है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि ये बाहर नहीं निकल सकता। तो O माइनस है तो अगर ये बाहर निकल गया तो मामला खराब हो जाएगा। और मामला खराब अगर हो गया तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OMe। और यहाँ से क्या बाहर निकल गया? OET माइनस। इसका मतलब ये हुआ अगर OMe माइनस से ये OET रिप्लेस हो गया तो ये एक नए एस्टर में कन्वर्ट हो गया ना। अरे देखो, ये एक पुराना एस्टर था और ये एक नया एस्टर बन गया। और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। डू यू नो अबाउट इट? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। दिस इज हाइड्रोलिसिस, दिस इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा एस्टर किसी दूसरे नए एस्टर में कन्वर्ट हो गया। अबे स्टार्टिंग मटेरियल तो खराब हो ही रहे हैं ना, वो तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अगर हमने OET यानी यहाँ OET है और आपने OMe का इस्तेमाल किया है तो आपके एस्टर बर्बाद हो सकते हैं। आप उसे इनोलेट बनाना चाहते हो पर वो किसी और में जा सकते हैं, इसलिए प्लीज OMe माइनस को रोको। बोले भैया तुम यहाँ पे लायक नहीं हो। इसका मतलब ये तो बहुत परेशान है, कोई मिल ही नहीं रहा दूल्हा इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब एक बार ढंग से देखना। इसका मतलब अभी ऑक्सी बेस को तो मैं लेके ही आऊंगा क्योंकि ऑक्सी बेस से ही इसका इनोलेट बनेगा। अब मैं जो लेके आ रहा हूं ना, अगर मान लो मेरा OET ग्रुप था एस्टर में, तो अगर मैं OET माइनस बेस को ही लेके आ जाऊं, फटाक से देखो बोर्ड पे, यहां पे अगर OET है बेटा और अब हमने NOH का इस्तेमाल किया, बर्बाद कर दिया, NOMe का इस्तेमाल किया, बर्बाद कर दिया। अगर मैं यहां पे NOET का इस्तेमाल करूं तो क्या होने वाला है जरा बताओ? ये तो न्यूक्लियोफिलिक है भाई, तो ये अगर न्यूक्लियोफिलिक है तो क्या करेगा ये बताइए बेटा? यहाँ O माइनस अटैक किया, बॉन्ड ओपन। जैसे बॉन्ड ओपन हुआ O पे माइनस, यहाँ पे है OET और यहाँ भी अब कौन है? OET माइनस। ओ हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना अब, क्योंकि अगर इन दोनों में से ये बाहर निकल गया तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल पे? जरा देखना बेटा यहाँ पे, तुम ही बताओ ना क्या फर्क पड़ने वाले होंगे? आप बोलोगे सर यहाँ भी OET है ही और बाहर निकलने वाला भी OET है, तो क्या मतलब बन गया कि यहाँ पे हमारे पास जो एस्टर था वही एस्टर रह गया ना। तो NOET जो बेस था, न्यूक्लियोफिलिक बेस, उसने अगर मेरे कार्बोनिल पे अटैक भी मारा तो स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट बोथ आर सेम। और अगर दोनों सेम हो गए तो टेंशन ही खत्म है ना यार। अगर दोनों सेम हो गए तो टेंशन ही खत्म हो गया, यानी यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल बर्बाद नहीं हुआ है। तो ऐसे बेस को आप क्या बोलोगे? अरे रुक यार, तेरी तो जरूरत थी कि अगर तू आता है और मेरे मॉलिक्यूल को बर्बाद नहीं करता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये अटैक करके जाएगा और जब अटैक कर जाएगा तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बर्बाद, न्यूट्रिएंट बर्बाद नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप इसको सेलेक्ट कर लो। तब ऐसे केस में बताओ, जब तक कि न्यूक्लियोफिलिक बन रहा है इसका कोई रोल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये बेस का रोल प्ले कर गया, क्योंकि बताओ कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं बन रहे ना,
तो इसका मतलब अगर OET का इस्तेमाल तुमने किया है तो अगर ये बेस का रोल प्ले करेगा, हम ले सकते हैं इसको क्योंकि वो बेस का भी रोल प्ले कर सकता है। तब ऐसे केस में ये H पे अटैक जब करे, आप ही बताओ ना बेटा क्या होने वाला है। ये H पे बाहर निकालेगा, इनोलेट फॉर्म होंगे और जैसे इनोलेट बना होगा, जैसे इनोलेट बना होगा यहाँ पे O पे माइनस आ गया होगा और यहाँ क्या है OET और बाहर निकलने वाला कौन है, इथेनॉल, क्योंकि OET माइनस H को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा, इथेनॉल। हो इनोलेट बन गया। विदाउट एनी साइड रिएक्शंस वी फाइंड इनोलेट। अब हमारा काम शुरू, इनोलेट बन गया, फिर कहानी क्या शुरू हो जाएगी, जो बेस निकला है क्या वो वापस करेगा प्रोटॉन, पूछो ना इससे। यहाँ O पे माइनस है और ये H को एक्सेप्ट करे तब भी O पे माइनस बनेगा, स्टेबिलिटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना। अगर स्टेबिलिटी डिफरेंस नहीं है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं और जब एक्सचेंज कर सकते हैं तो प्रॉब्लम आएगी ना, H को वापस कर देगा ये और जैसे ही वापस करेगा देयर इज अ इनोल। अगर इनोल जनरेट हो गए तो फिर से ये कीटो फॉर्म में जा सकते हैं कि नहीं, फिर से ये अपने कीटो फॉर्म में जा सकते हैं ना यार। और अगर अपने कीटो फॉर्म में दोबारा जा सकते हैं, वही कहानी जो एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ हो रही थी, यानी वहां अगर इनोलेट दोबारा अपने कीटो फॉर्म में चला गया ना तो ये पार्शियल इनोलेट की कहानी बन जाएगी, पार्शियल इनोलेट। और एल्डिहाइड ये तीनों आपस में एक ही रिएक्शंस में मौजूद होंगे, यानी दिस इज न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म्स, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एक ही मिक्सचर में है। और अगर बेटा एक ही मिक्सचर में है तो उनमें क्या हो सकता है, रिएक्शंस, सेल्फ रिएक्शंस। और अगर वो सेल्फ रिएक्शंस करेंगे ना तो वहां पे कंडेंसेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी ये कहानी हो जाएगी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस की, जो एल्डिहाइडो में हुआ करती थी। तो एल्डिहाइडो की सेल्फ कंडेंसेशन को तुमने अल्डोल कहा था, वैसे ही अगर एस्टरो के सेल्फ रिएक्शंस होते हैं इनको क्या बोला जाता है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस। क्या बोला जाता है बेटा, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस, जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो बेसिक्स यही सीखना है हम लोगों को। वहां पे तुम्हें नेम रिएक्शंस के वक्त एरो पे रिएक्टेंट दिए गए होंगे और याद नहीं रखना है कि क्या है, समझना है इंटरेक्शंस के साथ, तब जाकर के तुम ज्यादा दिनों तक उसको याद रख पाओगे और समझ सकते हो। अरे जरूरी थोड़ी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सवाल एग्जाम में आ जाए, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, समझ लो बेटा, है ना। तो इसका मतलब जब हम एस्टरो की एक बात तो पक्का हो गई, जब भी हम एस्टरो के पार्शियल इनोलेट बनाना चाहते हैं ना तो हम उसके जो लिविंग ग्रुप्स होंगे उन्हीं लिविंग ग्रुप का करस्पॉन्डिंग आयन यहाँ पे बना देना और वही तुम्हें एरो पे मिलता है ताकि तुम उसे इनोलेट बनाओ। उसके पीछे रीजन है, यहाँ NOH नहीं डाला होगा, यहाँ NOMe नहीं डाला होगा, यहाँ NOET डाला होगा, जो कि आपको बता रहा होगा कि भैया इससे इनोलेट बनाने हैं। समझ गए बात को। तो मुझे एक बात आप समझाइए प्लीज, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके बेटा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एस्टर्स लेता हूं तो एस्टरों में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम अपने एस्टरों पे अच्छे से इनोलेट बना पाए। तो एक बात फिक्स हो गया है, देखना बेटा, यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई भी एस्टर दिया गया होगा, ROR मान लो कोई दिया गया है, यहाँ R डैश जरूरी नहीं वो एक ही हो, तो यहाँ पे पार्शियल इनोलेट बनाने के लिए ये भी R ही होना चाहिए, ये फिक्स हो गया है। अगर तुमने यहाँ पे बताओ बेटा OMe ले लिया है तो तुम यहाँ पे क्या लोगे, NOET लोगे क्या, नहीं, क्या लेना होगा, NaOMe। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा। अगर तुमने यहाँ पे OPH ले लिया है, क्या ले लिया बेटा, OPH, तो हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पे, PHO माइनस। और ये सब के सब किसके लिए इस्तेमाल होंगे बेटा, पार्शियल इनोलेट के लिए। ये बात ध्यान में रखने का, पार्शियल इनोलेट इसका मतलब NOH भी आए और बहुत सारे OR ग्रुप भी आए, पर एस्टरो को डिसाइड वही करना है जो यहाँ पे OR मौजूद होगा। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, समझ गए ना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी होगी कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एस्टर्स के लिए वी नीड OR ग्रुप सेम ऑफ लिविंग ग्रुप, अंडरस्टैंड, कम ऑन। अब बात करते हैं, किसको बुला लें अब, कार्बन बेस को तो बुलाना ही मत, क्योंकि आपको पता है वो अटैक करेगा, वो बाहर जाता नहीं है। इसका मतलब कार्बन बेस अगर तुमने इस्तेमाल कर लिया है RLi को, किसको इस्तेमाल कर लिया बेटा, RLi को, टेंशन नहीं है ना। अगर RLi को इस्तेमाल कर लिया है तो यहाँ पे अगर OR ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे है RLi ग्रुप, तो यहाँ माइनस है ना, तो ये क्या करेगा बताओ, अटैक किया, ओपन किया। अब इसमें तो एक ही बात फिक्स हो गई है ना बेटा, यहाँ तो ये ग्रुप निकलेगा ही नहीं, तो आपको लफड़ा ही नहीं, यहाँ कौन निकलेगा, अभी OR ही निकल जाएगा। और अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन। इसका मतलब एस्टर किस में कन्वर्ट हो गए, कीटोन्स में। भैया इसको खाटा मारो नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको,
है ना। लेकिन अब अगर मैं सोडियम हाइड्राइड से पूछूं, हाइड्राइड बेस से पूछूं, तो ये तो खुद ही बोल देता है ना। आप बताओ, बोलता है ना ये क्या है, मैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक हूं, मैं अटैक नहीं कर सकता। तो इसको तो पहले सेलेक्ट कर लो। जब इसको तुम सेलेक्ट करोगे तो ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। और अगर नॉन न्यूक्लियोफिलिक है तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ OAT डाल भी दिया है और सोडियम हाइड्राइड ले लिया है, कोई टेंशन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक होता ही नहीं है। ये किस बात की तैयारी करता है, हाइड्रोजन को ले जाने की। तो यहाँ H- H पे अटैक, इनोलेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, टेंशन नहीं है हमें। लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, अगर इनोलेट बनता है ना, अगर इनोलेट बनता है तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर इनोलेट बनता है तो यहाँ से क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है, क्या ये वापस प्रोटॉन दे पाएगा, क्या वापस प्रोटॉन दे पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एसिडिक नहीं होते। इसका मतलब बेचारा इसको यहीं रुकना पड़ जाएगा। और अगर यहीं रुकना पड़ गया तो बताइए क्या बन गया, ये कंप्लीट इनोलेट। क्या होगा बेटा, ये कंप्लीट इनोलेट। और अगर ये कंप्लीट इनोलेट बन गया है तो ये क्या सेल्फ कंडेंसेशन में इस्तेमाल होगा, नहीं, ये किस में इस्तेमाल हो जाएगा बेटा, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शंस में। समझ गए बात को। अल्डोल की तरह ही है ना यार, ये एल्डिहाइड और कीटोनों की तरह ही तो है। तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहानी थी सोडियम हाइड्राइड्स की, बिल्कुल वैसे ही तो चल रहे हैं जैसे हमने एल्डिहाइडों के लिए इस्तेमाल किया था। तो कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस बेसिक्स को समझना है, फिर तो नेम रिएक्शंस को तो ऐसी की तैसी कर देंगे यार, टेंशन नहीं लेने का, है ना। अब सवाल ये उठता है कि चलो O कंटेनिंग हो गया, R कंटेनिंग हो गया, हाइड्रोजन कंटेनिंग हो गया, अब एक बार ले आए LDA को, अरे ले आते हैं ना यार। चलो LDA को जब लेके आते हैं, LD एज अ बेस, LHMDS एज अ बेस, जहाँ पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। और आपको पता है ये खुद ही चिक के बोलते हैं वी आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक, और वी आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक तो हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे। और ऐसे केस में हम क्या कर लेंगे, ऐसे केस में हम किसी भी LDA का इस्तेमाल करोगे तो वो H पे अटैक करेगा। और हमने मैकेनिज्म लास्ट लेक्चर में देखी ली थी, इसलिए हमें चिंता वाली बात है ही नहीं। अटैक अटैक अटैक, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। और ऐसे इनोलेट को हमने एक और नाम दिया था बेटा, इसको बोला जाता था लिथियम इनोलेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, लिथियम इनोलेट। तो जब भी हम किसी एस्टरो का इस्तेमाल करेंगे और ये कंप्लीट इनोलेट बनाएगा, इसे भी क्या बोलेंगे, कंप्लीट इनोलेट फॉर्मेशंस। तो मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी कि अगर मैं एस्टर लेता हूं तो एस्टर के इनोलेट हम कैसे बनाएंगे वो हमने सीख लिया है। तो कंप्लीट की जरूरत कब पड़ेगी, पार्शियल की जरूरत कब पड़ेगी वो हम देखेंगे। पर अगर हमारे पास बेस दिया गया है इस तरीके का तो इतना हमें पता चल गया है कि हाँ, इनसे इनोलेट हम पार्शियल बनाएंगे और इनसे इनोलेट हम बताओ कंप्लीट बनाएंगे। तो शायद आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और चीजों को अब शायद एनालिसिस कर रहे होंगे। तो चलिए एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ हमने एस्टरों को भी देख लिया। अब यहीं पे अगर साइक्लिक एस्टर भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। पार्शियली अगर मुझे साइक्लिक एस्टर दे दिया गया है तो ऐसे केसेस में हम मान लीजिए अगर NaH का इस्तेमाल करेंगे या LDA का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे केस में वी हैव इनोलेट्स, कंप्लीट इनोलेट बना देंगे ना। यहाँ पे बोलो बेटा, यहाँ पे इनोलेट बना देना कंप्लीट, O लिथियम बना देना। समझ गए, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना, लेके भाग जाएंगे इसको। समझ गए बात को। चलिए, तो इसका मतलब साइक्लिक को एसाइक्लिक को कंप्लीट इनोलेट बनाने के लिए कोई भी इन दोनों बेस में का इस्तेमाल कर लेना, और इनका इस्तेमाल ही आपको ज्यादा मिलने वाला है पूरी ऑर्गेनिक में। चलिए, अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, अपना तीसरा कार्बोनिल जिसका नाम होगा एनहाइड्राइड। फोकस करिए बेटा, यहां पे हम लोग बात अब करने वाले हैं अपने थर्ड कार्बोनिल जिसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट फॉर एनहाइड्राइड। किसकी बात करने वाले हैं बेटा हम लोग, एनहाइड्राइड्स। और एनहाइड्राइड क्या है, एक सिंपल लो जिसका नाम क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड OCO-CH3। और अगर मैं एसिडिक एनहाइड्राइड को लेता हूं तो कोई इसको इस तरीके से लिखता है, कोई इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर लेता है, और तो कोई क्या करता है, कुछ कहता ही नहीं, इसको ऐसा लिख देता है CH3CO ऐसे लिख देता है ना बेटा, ऐसे Ac2O लिख देता है। अरे समझ जाओगे ना यार, एसिडिक एनहाइड्राइड है, ये भी कभी कभी इस्तेमाल होगा, इसके भी यूनिट बनाने की जरूरत है। तो बताओ, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम जो एस्टरों के साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है, अरे एक जैसे ही है, मान लो अभी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो यहाँ पे कोई भी आएगा तो मान लो अगर यहाँ पे आएगा तो ये क्या कर सकते हैं, एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, और बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं ना।
क्योंकि अगर मैं एनहाइड्राइड को लूं यहाँ पे और एनहाइड्राइड में कोई बेस को भेजूं और बेस मान लो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से पहले इनसे बात कर रहा हो, तो मान लो अगर इस पे अटैक करता है, बॉन्ड ओपन होता है, तो आप ही बताओ ना यार, यहाँ पे अगर OCOCH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने कोई बेस को भेज दिया है जो न्यूक्लियोफिलिक था, अगर यहाँ से O- आए तो यहाँ भी तो लिविंग ग्रुप्स होते हैं ना, और अगर ये लिविंग ग्रुप है प्रॉब्लम फिर से आएगी। अगर ये अटैक किया और ये लीव कर गया, मॉलिक्यूल बर्बाद हो जाएगा। अरे मॉलिक्यूल बर्बाद हो गया ना यार, तो हमें समझाओ, तो क्या मैं यहाँ पे कौन सा बेस इस्तेमाल करूँ? अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है तो जो हमें इनोलेट बना करके दे, तो अगर मैंने हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लिया एनहाइड्राइडो में, तो क्या इसको वो इनोलेट बनाएगा? अबे बर्बाद कर देगा ना। क्यों? क्योंकि आप बताओ, यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से इसको लीव करा देगा, और जब इसको लीव कराएगा तो ये खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे एस्टर समझ लिया तो ये तो समझना आसान है ना यार। OH- ने अटैक किया, OH लगा, ये बाहर, लो भैया O- COCH3, तो बॉन्ड को तो हाइड्रोलाइज कर दिया, नहीं इस्तेमाल कर सकते भाई। NOH नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या फिर OMe क्या लें? अरे इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो एक बात बताओ, यहाँ पे OMe लगा हुआ है और यहाँ पे OCOCH3 लगा हुआ है, ये तो बहुत इज्जत देने वाला है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, बहुत ही अच्छा। रीजन क्या है बताओ? रेजोनेंस ऑफ O-। तो यानी इसको निकलना ही नहीं पड़ेगा, ये चुपके से इसको बोलने, इसको तो बहस भी नहीं करनी है इनसे। OET के साथ थोड़ा बहुत तो बहस भी होती थी, पर इनके साथ तो बहस ही नहीं होगी। यानी ये खुद ही बोल देंगे भैया हम ही निकल जाते हैं, क्या टेंशन है। तो यहाँ OMe लगा हुआ मिल जाएगा, यहाँ OA- लगा हुआ मिल जाएगा, यहाँ COCH3 लगा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ ये लिविंग ग्रुप है। अरे ये लिविंग ग्रुप है, तो यानी यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल बर्बाद हो रहा है ना। चाहे कोई भी OR ग्रुप लो, यही निकलने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्जुगेट स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब ये बहस ही नहीं करता है, ये लीव कर जाता है। तो हो गया ना टेंशन यार, क्योंकि एनहाइड्राइडो में बहुत लफड़ा हो गया है कि अगर मुझे इनोलेट बनाना है, तो अब अपने कॉमन सेंस से बताओ इसके लिए कैसा बेस इस्तेमाल किया जाए जो इसकी कार्बोनिल को बर्बाद ना करे। सेम जो लिविंग ग्रुप निकल रहे हैं, यानी O- यही इस्तेमाल करो ना। यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि बेहतर लिविंग ग्रुप है। तो एनहाइड्राइडो के केस में हम क्या करते हैं, वही कहानी करते हैं जो एस्टरो के साथ करते हैं। एस्टरो के साथ उसी के लिविंग ग्रुप का इस्तेमाल करते थे, तो एनहाइड्राइडो में भी उन्हीं के लिविंग ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम आसानी से उनके इनोलेट बना पाए। तो मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मैंने ये इनोलेट, ये एनहाइड्राइड लिया है, तो इनोलेट बनाने के लिए हम क्या ले लेंगे? O- COCH3 है ना बेटा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं ना ACO-, या इसको बोल सकते हैं ना CH3COO-। और माइनस होगा तो प्लस तो होगा ही, बाय डिफॉल्ट है, यानी मेटल्स यहाँ पे मिले होंगे आपको। तो अब बताओ, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने इनका इस्तेमाल किया है और इसने अगर अटैक किया, बॉन्ड ओपन किया, बोर्ड पे ढंग से देखते चलो, तो यहाँ पे क्या बना होगा? O- और इसको मैं देखो क्या बोल देता हूँ, OCOCH3। और अटैकिंग स्पीसीज भी क्या है जरा बताओ बेटा? OCOCH3। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ से लीव करने वाला ग्रुप ये हुआ, हमें चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता है? क्योंकि जो आया वही गया है, लगभग वैसा ही तो है ना। तो अगर इसको तुम रख दोगे तो ये बोलेगा जी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अरे हम वही हैं जो पहले थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एनहाइड्राइड में OAC- इस्तेमाल किया है ना, हमारे स्टार्टिंग मटेरियल को बर्बाद नहीं कर रहा है, और स्टार्टिंग बर्बाद नहीं है, कबूल है, ले सकते हैं इसको बेस की तरह। समझ रहे बात को? तो एनहाइड्राइडो में जब हमें इनोलेट फॉर्मेशंस की बात करनी पड़ती है ना, तब हम भी वहां भी वही काम करते हैं जो काम हम एस्टरो के साथ किया करते थे। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, नोट्स प्रिपेयर करते रहो बेटा। ये मत सोचो कि चलो सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही ठीक है, पर मैं एज अ लेक्चर में मैं महसूस करता हूँ कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी महसूस करिए कि आप क्लास में मुझसे पढ़ रहे हैं। तो लिटरली आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, फायदे में रहोगे। चलो, अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डिलीट कर दी तो क्या करोगे भी? ऐसे करूंगा नहीं, पर फिर भी तुम्हें अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए ना। इसका मतलब यहाँ पे जरा बताओ, अगर मैंने OCO- लिया है तो यहाँ मैं CH3CO- लूं। अब तो समझ जाओगे कि ये एक्ट करेगा एज अ बेस, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रोल से इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जनरली आपको सोडियम एसिटेट मिलेंगे, है ना, और कभी कभी सॉल्वेंट भी साथ में दे देता है। और सॉल्वेंट क्या होता है ना, इसी का प्रोटोनिक फॉर्म। क्यों?
अगर देखो समझो इधर, अगर तुम NaOH को लेते हो तो पानी दे देता है, अगर तुम ETO- को लोगे तो इथेनॉल दे देगा, अगर तुम Me- को लोगे तो मिथेनॉल दे देगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये अपने सॉल्वेंट के साथ भी तो गद्दारी कर देते हैं, क्योंकि अगर इसके H को ले जाए, इसके H को ले जाए तो ये पानी बन जाएगा, ये OH- बन जाएगा। इसका मतलब सेल्फ रिएक्शन से, इनके सेल्फ रिएक्शन से कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। OET- अगर इसके H को ले लिया तो वही बन जाएगा ETO-, अगर NO लिया है H को ले ले वही बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में कुछ भी करें हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में वही बनने वाला होगा, है ना। तो सॉल्वेंट भी लेने का कोई रीजन है, तो जब तुम ये लोगे उसके साथ यही रहेगा, क्योंकि अगर इसके साथ भी एसिडिक प्रोटोन ये एब्स्ट्रैक्ट कर भी ले तो वही बन जाए ना। तो बताओ यहाँ पे ये काम क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, पक्का ना, क्योंकि ये अटैक करेगा और यहीं से क्या बन जाएगा, इनोलेट। और अगर इनोलेट बन गया बेटा, अगर इनोलेट बन गया तो यहाँ पे एनहाइड्राइड के इनोलेट अगर बनते हैं तो इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बताओ, याद करो, परकिन कंडेंसेशन में। अरे नाम आगे आने वाला है, परकिन कंडेंसेशन रिएक्शंस, इन्हीं में तो परेशान होते हो तुम लोग। सर हम पता कैसे करेंगे, क्लेजन है, परकिन है, अल्डोल है, फलना चिलना ढिकना कुछ भी है, तो इसका मतलब हमें तो स्टार्टिंग मटेरियल को देख करके पता करना पड़ेगा ना। तो याद रखो, यहीं से समझ लो कि क्रूड यानी बीज बो रहा हूं मैं नेम रिएक्शंस की, है ना। तो चलो एनहाइड्राइड के इनोलेट फॉर्मेशंस कैसे होते हैं वो डिस्कशन मैंने कर लिया है। अब अगला डिस्कशन किसके लिए है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा बोला था मैंने, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। क्यों बेटा, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का इस्तेमाल करके भी हम इनोलेट केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। और अगर मैं इनोलेट केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा हूं तो जरा देखो इधर, पहला मैं एक वर्डिंग लिख रहा हूं यहां पे, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। क्या होते हैं ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, होते क्या हैं, इनकी इनोलेट की बात तो करूंगा मैं। जनरली मिथिलीन का मतलब क्या होता है बेटा, CH2 ग्रुप होता है, समझना। और यहां पे दोनों तरफ क्या लगे होंगे, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। क्या लगे होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये मोर वेरी एसिडिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक बन जाते हैं। और हाईली एसिडिक का मतलब क्या होता है, ये निकलने को तैयार है। कोई पूछे तो सही, कोई पूछे तो सही, ये भागने को तैयार है। यानी कैसा भी बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग वीक, ये तुरंत H निकल के बाहर भाग जाता है। इसका मतलब ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, और अगर वीक बेस है ना तो वो भी इनको डिप्रोटोनेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग तो करते ही हैं, वीक बेस भी इसको डिप्रोटोनेट कर देते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे का एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हम किसको कहेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप। क्यों बेटा, तो हमारे इनोलेट केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं कार्बोनिल की बात कर रहा हूं, तो दोनों ग्रुप, एक कार्बोनिल तो माइनस एम होता ही है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैंने CH2 ग्रुप लिया है और दोनों तरफ मान लीजिए कीटोन लगा, एल्डिहाइड लगा दिए, जी हाँ, ये एक्टिव मिथिलीन है। अगर मैंने CH2 लिया है बेटा और इनके दोनों तरफ मैंने कीटोन लगा दिए, जी हाँ, एक्टिव है ये, जी, दिस इज एक्टिव कंपाउंड। अगर मैंने एक तरफ मैंने एस्टर ले लिया है, क्या ले लिया है बेटा, एस्टर, और एक तरफ एल्डिहाइड, यस, दिस इज एक्टिव मिथिलीन। दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैंने CH2 लिया है और दोनों तरफ एस्टर ले लिया है, ओ हो, या एक तरफ कीटोन और एक तरफ एस्टर लिया है, यस, दिस इज एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। समझो इस बात को, अगर मैंने दोनों तरफ एस्टर ले लिया है, जी हाँ, ये भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। देखो इधर बोर्ड पे देखते चलो, यहां भी एस्टर, यहां भी एस्टर, जी हाँ, दिस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। तो वेरियस टाइप ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स आर देयर। इनमें हम इसको बोलते हैं 1,3 डाइकार्बोनिल्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, 1,3 डाइकार्बोनिल। और इनका इस्तेमाल ना बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, दे आर वेरी एक्टिव होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं बेटा। तो हमें ना अपने ऑर्गेनिक में जो ज्यादा मॉलिक्यूल लेके चलना है, वो एक ये लेके चलना है जिसका नाम होता है EAA, इथाइल एसीटोएसिटेट। नाम लिख लेना ना यार। उसी तरीके से इसका नाम होता है डाइथाइल मेलोनेट। मेलोनिक एसिड से बनता है ये, मेलोनेट एसिड से बनता है, ये एस्टर है इसका। तो इसका मतलब ये दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल तुम ऑर्गेनिक में ज्यादा करोगे सिंथेसिस एप्लीकेशंस के लिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब इसी की तरह से कोई और एक्टिव मिथाइल कैसे हो सकते हैं? देखो इधर बोर्ड पे अगर इधर NO2 ग्रुप लगा दिया तो, है ना, अरे ये भी तो बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अगर दोनों तरफ साइनाइड लगा दिया तो क्या होगा? अरे बिल्कुल करेगा यार या भी माइनस बनेंगे और इसको रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज कर सकता है। तो इसका मतलब दीज आर एक्टिव मिथाइल कंपाउंड्स और इन्हीं के प्रिपरेशन, इन्हीं से हमें इसके इनोलेट फॉर्म को जन्म देना है। तो बताओ अगर मुझे इसके इनोलेट बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे टॉपिक में जनरली मैं क्या लेके चलूंगा? आप तो इनको भी लेके चल लेना क्योंकि इनसे भी आपको काम करना है। तो एक्टिव मिथाइल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इससे अगर मैं इनोलेट बनाने के लिए जाऊंगा तो वी रिक्वायर्ड बेस। तो चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा फोकस करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक डाइकीटोन से शुरुआत करता हूं, डाइकीटोन 1,3 डाइकीटोन्स। अब यहां भी जो मैं बेस दूंगा, इस बेस का क्या इस्तेमाल होगा? इनोलेट बनाने के लिए। तो देखो वही कहानी, अब यहां पे एक नहीं 2 कीटोन्स हैं, बोर्ड पे फोकस कर लेना। पहले वाले में एक कीटोन था, मोनोकार्बोनिल थे, पर अगर यहाँ पे 2 कार्बोनिल आ गए, अगर 2 कार्बोनिल आ गया तो ये कार्बोनिल कार्बन भी एक्टिव होगा कि नहीं होगा बताओ? और अगर ये कार्बन कार्बन भी एक्टिव होगा तो बेस इन पे भी अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता बताओ? और अगर कीटोन है, बोर्ड पे फोकस, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही और एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ भी है। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? मतलब यहाँ पे ना 4 ऐसे साइट है जो कि एक्टिव हो चुके हैं। एक, अगर दोनों कार्बोनिल एक जैसा है तब तो कोई लफड़ा है नहीं, तो ये और ये दोनों एक ही माने जाएंगे, ये अलग माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा। तो इसका मतलब बेस अगर नॉन न्यूक्लियोफिलिक है तब तो वो इन पे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है तो इन पे बर्बाद कर सकता है ना इनको। इसलिए हम लोग मान लो अगर कीटोन है तो मैं OH माइनस को अगर लेकर के आऊं तो तुम बताओ ना कि OH माइनस बेस है या वो न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड है, न्यूक्लियोफिलिक है, बेस है, न्यूक्लियोफिलिक बेस है, तो इस पे अटैक मार सकता है कि नहीं मार सकता? तो इसका मतलब अगर इस पे अटैक मारेगा तो तुम पहले नॉलेज से बताओ ना, ये उसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि ये कीटोन है, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको ही निकलना पड़ जाएगा। तब ऐसे केस में ये बेस अगर अटैक भी करता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक होने के बावजूद भी कीटोन और एल्डिहाइडो पे कोई फर्क नहीं डालता। पुरानी बातें ना यार। तो इसका मतलब अब इसके सामने 2 हाइड्रोजन दिखेंगे और आपको पता ही होगा इस H और इस H में ज्यादा एसिडिक कौन? ये वाला। रीजन साफ है, रीजन साफ है क्योंकि अगर ये H पे अटैक करने वाला है तो यहाँ पे जब हम अटैक करने के बाद माइनस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस दोनों कार्बोनिलों से स्टेबलाइज होता है। क्यों स्टेबलाइज होता है आपको पता है? क्योंकि ये एक तरफ जब रेजोनेंस करता है ना, तो रेजोनेंस करने के बाद जब यहाँ पे आप इनोलेट बनाते हो तो ये इनोलेट एक बार और तुरंत ही रेजोनेंस करके दूसरे O पे चला जाता है। और जब दूसरे O पे चला जाता है तो तुम बताओ ना कि यहाँ पे इसके डिलोकलाइजेशन काफी ज्यादा है ना, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज काफी ज्यादा है। और अगर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज काफी ज्यादा हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल आयन से काफी ज्यादा हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सब जगह प्रेजेंट है, तुम देख सकते हो बेटा। डबल बॉन्ड कभी माइनस यहाँ पे है, कभी माइनस यहाँ पे, कभी माइनस यहाँ पे। इसके पास तो कम ही होगा क्योंकि यही दोनों आपस में बांट लेंगे ज्यादा, है ना। तो इसका मतलब ये हाईली डिलोकलाइज्ड माइनस चार्ज होगा जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर H को यहाँ से निकालते तुम परेशान रहते, क्यों? क्योंकि यहाँ से माइनस चार्ज रेजोनेंस जब करता तो आप ही बताओ ना, रेजोनेंस करने के लिए उसको एक ही कार्बन मिलने वाला है ना, और एक ही कार्बन मिलने वाला तो लफड़ा ही खत्म हो चुका है। यहाँ पे H एसिडिक तो है पर इतना ज्यादा नहीं, इसके रहते रहते तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन के एक्टिव मिथाइल कंपाउंडों में जाएंगे तो NOH का इस्तेमाल धड़ल्ले से करो, कोई लफड़ा नहीं है। NOET का इस्तेमाल करो, समझ गए बात को, है ना। तो कभी भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन आ जाएं और उनमें एक्टिव मिथाइल कंपाउंड के फॉर्म में तो OH माइनस का इस्तेमाल करिए। और एक बात ध्यान रखिए, वो क्या, जरा देखो यहाँ पे अगर ये इनोलेट बन गया तो बाहर क्या निकला होगा? पानी। समझो इधर देखो, बाहर क्या निकला होगा? पानी। और अगर बाहर पानी निकला होगा तो एक बात बताओ, ये इस पे वापस अटैक करने की चाहत रखेगा? नहीं ना, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या है बेटा? इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। यानी अगर ये OH से पानी H से ले लेगा और O माइनस बना देगा तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इससे प्रोटॉन मांग लेता है ना, अब ये इससे वापस नहीं मांगता।
अरे वही बात ना है यार, तुम बड़े हो और तुमसे छोटा बच्चा अगर चॉकलेट तुम खा रहे हो, तुमसे मांग लिया, तो तुम देने के बाद मांगोगे थोड़ी बे, इसका मतलब क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा है। लेकिन आप है और आपका फ्रेंड है, दोस्त है, अगर उसने मांग लिया तो तुम क्या कर सकते हो, छीन सकते हो उससे। अबे एक जैसे हैं हम लोग, इसका मतलब वहां पे कंपटीशन है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। इसलिए ये क्या करते हैं, इसका मतलब एक बहुत ही ना वीक बेस भी डीप प्रोटोनेट करने के बाद इसे वापस से H नहीं मांगते। इसलिए याद रखना, ये 100% इनोलेट अपने आप बन जाता है, इसे कोई पूछता ही नहीं है। जो H लेके चला गया बोलता ठीक ले जाओ, दानी आदमी है, ले गया, मांगता वापस नहीं है। इसका मतलब ले गया तो ले गया, मांगने वाली बात ही नहीं है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन टुच्चे आदमी थे, यानी इससे अगर H को मांग लेता है तो वापस मांगता है। लेकिन मांगने वाला, देने वाला अगर इससे भी तगड़ा हो गया, मतलब नहीं देना चाहता है, जैसे H2, तो चुपचाप रह जाता है। लेकिन अगर बराबरी का मुकाबला है तब तो ये खींच निकालता है। लेकिन एक्टिव कंपाउंड, ये बात के लिए बेफिक्र रहिए ना, यहाँ पे कंप्लीट पार्सल की बात ही नहीं करेंगे, हमेशा कंप्लीट की बात कर लेंगे, टेंशन नहीं है यहाँ पे। क्या हमारी बात आप समझ पाए बेटा? समझ पाए तो कमेंट करते रहना कुछ, है ना, तभी तो पता चलेगा मुझे कि भैया मैं जो कर रहा हूँ, कोशिश जो कर रहा हूँ मैं अपनी, कितनी कारगर हो रही है। तुम तो वीडियो देखते हो, अरे ठीक है पढ़ा रहा है मास्टर, पर मास्टर को भी तो पता चलना चाहिए कि उसके स्टूडेंट उससे कितना कनेक्टेड हैं। कि भाई क्लास में तो पता चल जाता फेस टू फेस, पर यहाँ मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ भाई, फेस टू फेस तुम हो ही नहीं, पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ तुम हो। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर गलती से मेरे सामने कोई एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों में एस्टर आ गया, प्लीज बेटा फोकस करते रहेंगे, अगर गलती से एस्टर आ गया, ओहो लफड़ा क्रिएट, पूरा दिमाग एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। देखो इधर देखो, ये अलग न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब बोर्ड पे देखते चलो, यहाँ H अलग है और यहाँ पे H अलग है। इसका मतलब 1 2 3 4 साइड से अटैक करने की। ओहो हो, लफड़ा शुरू हो जाएगा। NOH डाल दिया मैंने, अभी तो इन्हीं का इस्तेमाल करते आए थे। NOH क्या होगा, तुम बोलोगे सर H पे जाने से पहले ये कार्बन कार्बन पे जाएगा, फिर सवाल उठेगा ये दोनों अलग अलग हैं। अगर अलग अलग है तो किस पे पहले जाएगा, जीओ सी बात, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्योंकि एस्टर के लोन पर इसको इलेक्ट्रोफिलिक कम बना देते हैं। अरे इतना तो पता होगा ना भाई। तो इसका मतलब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, पहले कौन जाएगा, OH। यहाँ गया, इज्जत है इसकी, बताओ। अब इज्जत है नहीं है ना, क्योंकि अटैक मारते यही बाहर निकल जाएगा। अबे कीटोन है ये, इसका मतलब इसके पास जाया कोई इज्जत नहीं। लेकिन वहां देखो 2 पे जाओ, अब बताओ सर अगर 2 पे भेज दिया ना तो इसकी इज्जत बहुत है, यानी ये अगर बॉन्ड ओपन हुआ, ये एस्टर ही बन गया ना। और अगर ये बेटा एस्टर बन गया है तो आप हमें समझाओ, अगर ये एस्टर बन गया है तो यहाँ पे OET था और यहाँ पे क्या है, OH। अगला स्टेप O-, इतना भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, OET बाहर निकल जाएगा। और OET बाहर निकलते ही प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, भैया यहाँ क्या बन गया है, अरे OH आ गया। अरे वही कहानी, एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई। अबे एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस हो गई तो लफड़ा शुरू हो जाएगा, और लफड़ा अगर शुरू हो गया तो बताओ ये OH बनते ही कोई इसको पूछेगा, अरे कोई इसको पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा ना। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन तो यही है। अरे डायरेक्टली O से अटैच्ड है, इसका मतलब यहाँ O पे O- इक्विवेलेंट रेजोनेंस है भाई। और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास देखोगे आप तो यहाँ पे O- जनरेट हो जाएंगे। अगर O- जनरेट हो गया तो तुम्हारा कीटो फॉर्म बर्बाद हो गया ना। और अगर कीटो फॉर्म बर्बाद हो गया तो क्या आप इसका इस्तेमाल करोगे, नहीं। अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों में एस्टर है ना तो NOH को बोल दो भाई तेरे हाथ पड़ता हूं मैं, तू मत आ। क्यों, अगर तू आ गया तो उसने इस मॉलिक्यूल को तब्दील कर देना है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में। इसलिए जब भी हमारे पास कोई एस्टर होगा ना तो NOH का इस्तेमाल क्या आप करोगे, नहीं करोगे। अगर किसी ने बोला है करना है तो अगर करना है तो भैया उसको एसिड में बना देना और तुरंत उससे अनायन में कन्वर्ट कर देना। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैं स्पीड अप रख रहा हूँ बेटा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि आप परेशान हैं भैया, DU है सर, BHU है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करा दीजिए ताकि हम लोग सेफ हो जाएं। और भी टॉपिक से मैं कवर कराऊंगा, पर हाँ थोड़ा ये टॉपिक लंबा भी है, पर मैं चाहता हूँ बेटा आप सीखो। मैं फॉर्मेलिटी करना चाहता तो शायद टॉपिक एक एक एग्जाम्पल्स लेके चल सकता था, पर मैं नहीं चाहता मैं फॉर्मेलिटी करूँ। अगर आया हूँ यूट्यूब पे तो बेहतर तरीके से कोशिश करता हूँ ना यार। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर कार्बोनिल है और यहाँ पे अगर मेरे पास OET है, दोनों तरफ OET, ओ माई गॉड,
ये पहले एक तरफ OET था, अब दोनों तरफ OET है। तो अगर दोनों तरफ OET होगा तो यहाँ पे अगर मैं NaOH का इस्तेमाल करूंगा तो बताओ यहाँ क्या होगा, ये भी बर्बाद होगा और ये भी बर्बाद होगा, क्योंकि बख्शता नहीं है किसी को। जितने भी एस्टर हैं, माइंड इट, जितने भी एस्टर हैं वो सारे के सारे एस्टर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, एसिड में। यानी देखो इधर दो तो डाइथाइल एस्टर है तो ये OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, दोनों तरफ OH और इसी को क्या कन्वर्ट करा दोगे, दोनों तरफ O माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो इधर देखो, यानी दोनों तरफ ये O माइनस में कन्वर्ट हो गया। सिंपल लॉजिक है, चाहे एक OET हो चाहे दो OET हो, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते NaOH का, तो किसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने तो बताया कि इथाइल एसीटोएसिटेट और डाइथाइल मेलोनेट, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे, पर किसी का भी कर ले हमें क्या फर्क पड़ता है। तो देखो अगर एस्टर है तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ, क्योंकि एस्टर है तो मुझे NaOET का इस्तेमाल करना चाहिए या OR माइनस का इस्तेमाल करना चाहिए जो कॉमन लिविंग ग्रुप की तरह है। तो एस्टरों के साथ जो तुमने पढ़ा था ना, जब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में एस्टर आ जाते हैं तब भी वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब एक बात हमें समझाओ बेटा, यहाँ पे अगर मेरे पास OET ग्रुप लगा हो, इथाइल एसीटोएसिटेट है, तो मैं NaOET का इस्तेमाल करूंगा ना। क्यों करूंगा, क्योंकि चाहे तो ये कीटोन पे अटैक करके बर्बाद करेगा ना, तो एस्टरो पे अटैक करके बर्बाद करेगा। तो ये अटैक करना कहाँ पसंद करेगा, इस हाइड्रोजन पे। समझ गए बात को। इसका मतलब अगर यहाँ पे अटैक हुआ, इनोलेट बनेगा और इनोलेट रेजोनेंस करके आप कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी, इधर भी बना दो, इधर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है यहाँ कंप्लीट और पार्शियल का मतलब भी खत्म हो जाता है। रीजन साफ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल जो बाहर निकला होगा इससे ये वापस मांगने नहीं जाएगा। वही बात हो गई, ये तो आप हो और ये हमारा छोटा बच्चा है, इससे क्यों मांगना भाई, एक बार दे दिया तो दे दिया भाई। उसी तरीके से कहानी और उठेगी। यहाँ पे अगर दोनों तरफ एस्टर हो तब भी वही कहानी कर लेना, अगर दोनों तरफ एस्टर हो तब भी आप NaOET का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात समझो, कभी कभी हमें को क्या मिलता है कि अगर कोई काम ना वीक फोर्स से हो सकता है तो उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करने की जरूरत होनी चाहिए क्या। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे एक मूंगफली का दाना, मूंगफली है ना, सॉलिड होता है। अगर मैं उसको तोड़ने जाऊं और तोड़ूं तो उसको दो तरीके से तोड़ सकता हूं, या तो अपने हाथ के फोर्स से इसको अंगूठे से दबा के तोड़ दूं, या फिर उस पर क्या हथौड़ा दबा दूं। अबे जब हथौड़ा मारूंगा तब भी तो टूटेगा, पर वो बर्बाद हो सकता है ना, क्या खाओगे उसमें से, क्या चुनोगे। लेकिन अगर वो अंगूठा से टूटा है तो उसमें शायद तुम खा सकते हो उसके अंदर के मटेरियल को। तो वही कहानी ना कभी कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ भी होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड था और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन थे, तो मैं आयनिक बेस को इस्तेमाल कर रहा हूं। ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, आयनिक्स वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं ना, तो अभी तो तुम चलो छोटे मॉलिक्यूल को डील कर रहे हो, लेकिन अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल आ गए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ गए और बहुत सारे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो गए, तब ये स्ट्रॉन्ग बेस का जब अटैक करोगे तो वो हो सकता है उसमें क्या कर पाए, साइड रिएक्शंस कर दे। और अगर साइड रिएक्शंस कर देगा तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसका मतलब साइड रिएक्शंस को बचने के लिए हम यहाँ पे वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो वीक बेस ऐसे जो H पे अटैक करें आसानी से, ये आसानी से दे देता है, तो वीक बेस साइड रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। ये साइड रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि बेटे यहाँ तो तुम कॉपी और पेन पे काम कर रहे हो, लेकिन जब लैब में जाते हो तो वहां पे तुम देख पे थोड़ी पाते हो, वहां पे तुम्हें तो सोचना पड़ता है ना। इसीलिए हम साइड रिएक्शंस को रिड्यूस करने के लिए जब आसानी से ये प्रोटोन दे ही रहा है तो क्यों ना हम वीक बेस का इस्तेमाल करें। इसलिए एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों को जब हम डिप्रोटोनेट करने का काम करते हैं तो वहां पे कुछ वीक बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और वो वीक बेस होते क्या है, कोई न्यूट्रल बेस। क्या बेटा, कोई न्यूट्रल बेस। जैसे देखो इधर देखो, ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं का करोगे तुम, देख लो। इसीलिए कोई ज्यादा वीक बेस बोले तो NET3 न्यूट्रल है ना, पिरिडीन, पिपरिडीन है ना, या फिर CO3 यानी ये बहुत ही वीक होते हैं, इनका पर इस्तेमाल हो सकता है। ये K2CO3 के फॉर्म में आ जाते हैं, तो कभी सीजियम कार्बोनेट के फॉर्म में आ जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ये एग्जाम में एरो के पास दिया गया होगा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के सामने, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि वो इसको एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में इन अनायन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो इनकी इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ये भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, शायद मेरी
इनोलेट केमिस्ट्री में इनोलेट फॉर्मेशंस की स्टोरी तो कुछ हद तक आपको समझ में आई होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? पक्का समझ पाए ना? अगर समझ पा रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना कि सर हाँ हम गॉट इट सर। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर भी कुछ बातें जरूर बताना ताकि मुझे पता चल पाए कि क्या बात आप समझ नहीं पा रहे हो। चलिए अब आगे अगर बढ़ते हैं तो चलो, तो अब इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा जो होगा ना, जिसका नाम होगा रिएक्शन ऑफ इनोलेट्स। तो इनोलेट, या फिर एक काम करते हैं ना, देखो रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर लेंगे। अभी एक छोटी सी बात और मैं समझा देता हूं आपको। जैसे कभी कभी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं टीएमएस क्लोराइड। टीएमएस क्लोराइड जो क्या होता है, एसआई होते हैं, 3 मैथिल ग्रुप होता है, इनका भी इनोलेट केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। तो जो जो इस्तेमाल होने वाले चीजें वो पहले देख लेते हैं ना। TMSCl, तो TMSCl का रोल क्या क्या होता है? तो देखो बेटा यहाँ सिलिकॉन है, और सिलिकॉन क्या होता है, ऑक्सीजन लविंग होता है। क्या होता है बेटा? ओ लविंग होता है, इसको ओ से बहुत प्यार है। तो कहीं भी ऑक्सीजन देखता है ना तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इनोलेट केमिस्ट्री में ये काफी हेल्प कर देता है। और वो हेल्प क्या करता है वो एक बार ढंग से देख लेना। जैसे मान लीजिए वहां पे उसने एक कीटोन दे दिया है और यहाँ पे आपको लिख दिया है TMSCl और यहाँ पे लिख दिया है NET3। तो देखो अगर NET3 लिखा है तो बेचारा NET3 ना, क्योंकि ये वीक बेस है और एसिडिक इतने ज्यादा ये होते नहीं है कि ये इससे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए। जबरदस्ती कराओगे तो कर पाएंगे, लेकिन इसको और भी ज्यादा आसान करने के लिए TMS क्लोराइड डाल दिया जाता है। और TMS क्लोराइड में क्या अभी मैंने बताया, सिलिकॉन है, Me3 है बेटा। तो ये O का लोन पे इस पे अटैक करता है, Cl को बाहर कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और सब्स्टिट्यूट करते यहाँ पे क्या बन जाता है, OTMS। और O पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसके पॉजिटिव होने की वजह से अब ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये बहुत ही एसिडिक हो जाते हैं, और बहुत ही एसिडिक हो जाते हैं तो कोई भी वीक बेस आ सकता है ना इस पे, और वीक बेस NET3। अब इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हो जाता है, अटैक कर देता है। और अटैक करते ही बताओ क्या होगा, वही कहानी, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट, ये बॉन्ड शिफ्ट, और यहाँ पे क्या बन जाता है बताओ, OTMS ग्रुप। पर ये इनोलेट की तरह ही काम होता है, पर अभी ये स्टेबल होते हैं। इनको हम लोग सिलाइल ईथर भी कहते हैं, क्योंकि OR होता तो इसको विनाइल ईथर कहते थे। तो ये तरीके से सिलिकॉन्स के कुछ ईथर्स बन जाते हैं, और ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये स्टेबल होते हैं। इनको आप ना आइसोलेट करके रख सकते हो, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो आगे चल के। पर OLi का तुरंत जो O- बनते होंगे उनको तुरंत इंटरेक्ट कराना पड़ता होगा, पर ये कुछ स्टेबल स्पेसिस हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग जब इनको ट्रैप करना होता है ना, इनोलेट को बचा के रखना है, चलो इसको रख लेते हैं, आगे इस्तेमाल करेंगे, तो उस जगह हम TMS क्लोराइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट देख लो, अगर मैं यहाँ पे LDA डाल देता हूँ बेटा, क्या डाल देता हूँ, LDA TMS क्लोराइड ना, तब भी आपका ख्याल होना चाहिए कि आप समझ गए होंगे। पर LDA और TMS क्लोराइड में पहले हम LDA डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो किसी को भी इनोलेट बना सकता है। तो जब ये इस पे अटैक करता है और इनोलेट फॉर्म करता होगा तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, O-, और ये TMS क्लोराइड अब अपना रोल प्ले करता है, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Me3 अटैक किया, Cl घर से बाहर, और जैसे Cl घर से बाहर हो गया, यहाँ क्या बन गया, OTMS। तो OTMS बनाने के 2 रोल है, चाहे तो डायरेक्टली आप TMS क्लोराइड को डाल के NET3 डाल दो, या फिर पहले LDA डाल करके TMS क्लोराइड डाल दो, दोनों में एक ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं हम लोगों को। तो चलो बेटा, इस लेक्चर में हमने बस यही समझा कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा भी तो कार्बोनिल है, उनकी इनोलेट बनाते कैसे हैं और उनको कैसे समझना है। तो ये दोनों लेक्चर्स में ना मैंने बेटा बेसिक्स कवर किए हैं, क्योंकि चाहता तो मैं डायरेक्टली नेम रिएक्शंस कोई भी नाम दे के स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पहले बेसिक समझ लेते हैं ना, और फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है हम लोगों को, हमें समझना है। तो इसका मतलब बेसिक समझने के बाद हम अगर रिएक्शंस को आगे पढ़ते तो आसानी हो जाएगी। तो चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा इन इनोलेट की जो प्रिपरेशंस करी हैं, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो वहीं से हमारा मेन जर्नी स्टार्ट होगा। अभी तक मैंने बेसिक्स बताया है बेटा। तो वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज बताइएगा मुझे, और दूसरी बात प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर तुमने पढ़ लिया तो अरे दूसरे का भी भला कर दो यार।